तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बिल्कुल घर जैसे नहीं है तो आदत डाल लीजिए। जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती रहती है। आप लोग का स्वागत है इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर के सेकंड वीडियो में। ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग कंसेप्ट को देखने वाले हैं। पिछला वीडियो में हम लोग गरीबी के कुचक्र तक, रैगनर नर्कस ने जो गरीबी के कुचक्र का अवधारणा दिया था, कंसेप्ट दिया था, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ था, समझा हुआ था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, राष्ट्रीय आय क्या है। हम कल क्या देखे थे, आय देखे थे, आय के प्रकार देखे थे, फिर उसके बाद गरीबी के कुचक्र देखे थे, ठीक है ना। लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब आय के जो प्रकार देखे हुए थे उसमें से राष्ट्रीय आय को देखेंगे, फिर इसके बाद इसके प्रति व्यक्ति आय को देखेंगे, फिर सकल घरेलू उत्पाद देखेंगे। फिर बात समझिए कि नहीं, धीरे धीरे करके हम जो है किस तरह आय का जो प्रभाव है अलग अलग राज्यों में है, ठीक है ना, और किस तरह बिहार का जो है आय किस तरह प्रभावित होता है, बाकी सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। मज़ा आने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल बवाल मचा देंगे हम लोग, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना। कंसेप्ट आपको अगर भाई साहब ये नोट्स चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। मेरा एडुवानी टेलीग्राम चैनल का नाम है, जाइए टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। यार कभी कभी हम तुम लोगों को यार बार बार बोलते हैं भाई कि कम से कम सपोर्ट तो करो यार, लेकिन वीडियो देख लेते हैं लोग, लेकिन वीडियो को शेयर वगैरह नहीं होता है। भाई थोड़ा शेयर वगैरह कर दो, ठीक है ना, सपोर्ट करो। सपोर्ट करोगे तो थोड़ा सा जैसे ही चैनल आगे बढ़ेगा और मज़ेदार कंटेंट लेके आएंगे, ठीक है ना, और मज़ा आएगा, ठीक है ना। सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों का, क्योंकि चैनल में देखिए सब्सक्राइबर्स वगैरह जो है ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, ठीक है ना, और ये सारा चीज़ जो है ना ये आप ही लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, और ये सारा आप ही लोग पर भाई निर्भर है, ठीक है। तो चलो मिलके हम लोग मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल, सारी बातें जो होती रहती है, लेकिन टॉपिक पर हम लोग बात करें, ठीक है ना। जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं उसको हम लोग देखें, समझें। अब देखिएगा, ये हम लोग कल तक तो बात कर चुके थे, सारी जो भी हम लोग बात देखे थे, आय क्या होता है, आय के प्रकार, गरीबी के कुचक्र, ये सारा चीज़ देखे हुए थे, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में नेशनल इनकम शॉर्टकट में बोलते हैं NI। हम आगे जाकर के जितने भी शॉर्टकट है सबका फुल फॉर्म आपको लिख दिए मैं, आप याद कर लीजिएगा, मस्त हो जाएगा आपका, ठीक है ना। जैसे समझिए, करें राष्ट्रीय आय में आपको राष्ट्रीय आय होता क्या है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट समझते चलेंगे। पहले यहाँ पर क्या करें, भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वो राष्ट्रीय आय की गणना एक वित्तीय वर्ष में होता है, समझेगा नहीं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है वित्तीय वर्ष क्या है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच के जो समय होता है उसी को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च को क्या कहा जाता है, वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो जो राष्ट्रीय आय या फिर सरकार के किसी भी तरह के जो डाटा का, किसी भी तरह की जो है वित्तीय कार्य होता है, बात समझे कि नहीं, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो कार्य होता है वो इसी वित्तीय वर्ष के बीच में होता है। यानी 1 साल का डाटा जो होता है उनका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच का होता है, ठीक है ना, उसी को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। यानी रुपया पैसा टैक्स वगैरह जो भी कुछ होता है ना वो इसी के बीच में देखा जाता है। यानी 1 साल माना जाएगा उसके लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है ना। इसीलिए देखिएगा कभी भी बजट आएगा सरकार का तो लिखा रहेगा 2022-2023, 2022-23, 23-24, 25-26। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये अभी जो न्यू सेशन चल रहा, शुरू हो गया बजट, वो न्यू बजट कब से शुरू हुआ, 1 अप्रैल से, अब 31 मार्च तक अगला 24 में चलेगा। इसलिए जो बजट आएगा अगली बार वो 23-24 का तो बजट आएगा, 25-26 का आएगा, ठीक है ना, 24-25 का आएगा। तो इसीलिए दोनों साल को मिला के बोला जाता है। अगला क्या है, क्या भारत सरकार के सांख्यिकीय विभाग के अंतर्गत, भारत सरकार का जो है ना एक स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, उसी के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट आता है, एक ऑर्गेनाइजेशन आता है जिसका नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ये यही क्या करता है, राष्ट्रीय आय की गणना करता है। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है ना। और कह रहा है क्या कि जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय आय की गणना जो है ना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। इसका डाटा कलेक्ट करो, बहुत तरह की समस्याएं इसमें उत्पन्न होती है, ठीक है ना, और इसमें गड़बड़ी होने का बहुत डर रहता है। इसीलिए इसके हेल्प करने के लिए एक दूसरा संस्था है जो इसको क्या करता है, राष्ट्रीय आय के डाटा को संग्रह करने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए मदद करता है। वो कौन सा है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है कि आकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब जो CSO होता है ना उसका जो डाटा कैलकुलेशन करता है उसका प्रकाशन करता है, ठीक है ना। लेकिन इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्था, ठीक है ना, संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्था, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO, ठीक है ना, NSSO। तो क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन, गणना कौन करता है,
तो CSO राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, उसको मदद कौन करता है राष्ट्रीय आय की गणना में, तो NSSO राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्वेश्चन पूछता है क्या कि CSO का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा यहाँ पर अभी जस्ट बात किए ना हम लोग कि यहाँ पर जस्ट बात की अभी हम लोग केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो पूछेगा तो 1951 में हुआ था। लेकिन ये जो है ना राष्ट्रीय आय की गणना कब से शुरू करना, मतलब करना कब से शुरू कर दिया था, तो 1954 से। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ था, तो ऑप्शन पहले देखिए 1951 54 दोनों है तो 51 मारिए, अगर केवल 54 है तो 54 मारिए, बस समझे कि नहीं, या दोनों में से कोई एक है तो एक मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान में आपको रखना है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना 1951 में हुआ था, लेकिन ये जो है राष्ट्रीय आय का गणना 1954 ईस्वी से शुरू किया था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आगे देखिए, अब हम लोग देख लिए कि इसको मदद कौन करता है, NSSO करता है। अगला, अब राष्ट्रीय आय होता क्या है, समझिएगा, एक एक करके मज़ा आएगा आपको। करा क्या राष्ट्रीय आय का तात्पर्य, राष्ट्रीय आय का जो तात्पर्य होता है किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष तो बता दिए, देशवासियों के द्वारा देश के अंदर या बाहर उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य का योग होता है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि जो राष्ट्रीय आय होता है ना, वो क्या होता है कि उस देश के लोगों के द्वारा, जैसे मान लीजिए भारत का राष्ट्रीय आय कहा जाएगा, यानी भारत के लोगों के द्वारा भारत के अंदर माने अपने देश में या विदेश में, बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो विदेशों में भी काम करती है, अपनी फैक्ट्री रखी हुई है, वहाँ पर भी सामान बेचती है। तो विदेशों में जो भी पैसा कमाए हैं, सामान का उत्पादन किए हैं, उन सभी को जोड़ करके उसका जो रुपया में वैल्यू आएगा उसी को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हो रहा? अगला कर रहा है क्या कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि देश की प्रगति को दर्शाता है। जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है ना, इससे पता चलता है कि देश क्या कर रहा है, प्रगति कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पॉइंट है, देश के राष्ट्रीय आय में यदि घिसावट या व्यय शामिल रहता है तो उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNI कहते हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम। अब समझिए, सकल घरेलू और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नेशनल इनकम, यानी शुद्ध राष्ट्रीय आय, ठीक है ना। तो सकल का मतलब होता है कि जब भी सकल कहेंगे इसका मतलब टोटल, उसमें खराब निमन सब। जैसे मान लीजिए कि हमारी एक कंपनी है, हम यहाँ पर 100 गो पेंसिल बनाए, ठीक है ना, तो 100 गो पेंसिल बनाए जिनमें से 10 गो खराब निकल गया, तो जब खराब निकल गया तो उसका मार्केट में बिकेगा नहीं बिकेगा, उसका मूल्य मिलेगा नहीं मिलेगा। तो घिसावट का मतलब वही होता है, व्यय यानी घिसावट का मतलब हो गया कि ये जो सामान बनाया हमने उसमें से कितना खराब निकला, कितना बर्बाद निकला, ठीक है ना, वो सब घटा लेंगे। या फिर कभी कभी क्या होता है, सामान का मूल्य बढ़ता है, घटता है बोले, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये हम कोई चीज़ बना दिए, ठीक है ना, और अगला साल जो है इसमें से 10 रुपया कम हो गया, घट गया रेट इसका, ठीक है ना, प्राइस घट गया, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर दिमाग में रखना है आपको कि जो घिसावट है इसी को कहा जाता है, इसके मूल्य में कमी हो जाना है या फिर कोई चीज़ खराब निकल जाना है, बात समझे कि नहीं, बर्बाद निकल जाना है। तो वही कह रहा है कि अगर राष्ट्रीय आय में से अगर घिसावट या व्यय नहीं निकाला जाए तो वो सकल घरेलू यानी ग्रॉस बन गया, बात समझे कि नहीं। क्लियर है? यहाँ पर 100 पेंसिल बनाए तो ग्रॉस हो गया, यानी 100 पेंसिल का मूल्य, खूब ध्यान में रखिएगा, एक पेंसिल का मूल्य 10 रुपया है तो 100 पेंसिल का मूल्य 11 रुपया, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या हो जाएगा, 100 पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य 10 रुपया है तो 100 पेंसिल का मूल्य 1000 हो गया ना, तो 1000 सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो गया। लेकिन अगर 10 गो पेंसिल खराब निकल गया तो 100 गो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 100 गो रुपया घट जाएगा ना, 10 गो पेंसिल का 10 रुपये के हिसाब से 100 गो रुपया घट जाएगा, यानी राष्ट्रीय आय 900 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, क्या हो जाएगा 900 रुपया, क्योंकि उसमें से जो खराब था वो निकाल लिए हम। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस वही बात है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, क्या करा पॉइंट दे करके, देश के राष्ट्रीय आय में से यदि घिसावट या व्यय को घटा दिया जाए तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिलता है। वही बात किया जाए ना कि अगर घिसावट या व्यय को निकाल देंगे तो शुद्ध निकल जाता है, अगर वो शामिल रहेगा तो सकल रहता है। सकल का मतलब टोटल, बात समझिए कि नहीं। अब कह रहा है क्या, कुछ अर्थशास्त्री के द्वारा जो है ना राष्ट्रीय आय का परिभाषा दिया गया, उसको थोड़ा सा समझिएगा। कह रहा है क्या, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार किसी देश की श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रति वर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। देखिए कितना एकदम बवाल जो है ये परिभाषा है, जिसको आप याद करते करते थक जाइएगा लेकिन याद नहीं होगा, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है कि देश में जितने भी श्रम एवं पूंजी है, मतलब श्रम का मतलब सिंपल बात हो रहा है कि जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है ना, इंटेलिजेंस है, ठीक है ना, वो,
और उसके बाद पैसा वगैरह है, उन सभी का प्राकृतिक संसाधनों पर उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और उससे जो प्राप्त वस्तु होता है, ठीक है ना, उस टोटल का समूह का मौद्रिक मूल्य जो होता है, वो टोटल का समूह का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। लेकिन ये अपने भाषा में कुछ अलग टाइप का बोल दिए हैं, ठीक है ना, इसीलिए तो लड़का सबके याद नहीं हो पाता। अगला फिशर जी के अनुसार, ये किंग फिशर थे, ठीक है ना, इनके अनुसार क्या कहा गया, राष्ट्रीय आय में उन सेवाओं को शामिल किया जाता है जो अंतिम रूप से उपभोक्ताओं को उपभोग के लिए प्राप्त होती है, फिर चाहे वो भौतिक वातावरण से प्राप्त हो या मानवीय वातावरण से। कह रहे हैं क्या कि राष्ट्रीय आय में उन सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का योग होता है, शामिल होता है, जो अंतिम रूप से वस्तु मिलता है आपको क्या करने के लिए, प्रयोग करने के लिए। जैसे मान लीजिए ये पेंसिल है, तो पेंसिल को बनाने के लिए हम पहले क्या किएंगे, इसका लकड़ी खरीदे होंगे, इसका फिर ग्रेफाइट खरीदे होंगे कि नहीं खरीदे होंगे, अलग अलग जगह से फिर इंक खरीदे होंगे, सब पर अलग अलग खर्चा लगा होगा। तो हम सब जगह पर जब राष्ट्रीय आय का हम गणना करेंगे तो सब जगह पर इसका प्राइस नहीं जोड़ेंगे, नहीं, जब लास्ट में ये सामान बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है ना, और सब का कैलकुलेशन करके तब जोड़ करेंगे, ठीक है ना। नहीं तो अगर मान लीजिए इसका क्या करेंगे, इसका मान लीजिए हम लकड़ी का, जब लकड़ी खरीदे 10 रुपये में तो लकड़ी जोड़ लिए, ग्रेफाइट खरीदे 5 रुपये में तो वहाँ से ग्रेफाइट का भी रेट 15 रुपया हो गया, ठीक है ना। और लास्ट में जब सब सामान बन के तैयार हो गया 20 रुपये में बिकने लगा तो उधर से भी 20 रुपये जोड़ लिए, तो इसका वास्तविक मूल्य तो सब मिला के 20 रुपये हुआ। लेकिन अगर सभी जगह पर लकड़ी का अलग जोड़ ले, ग्रेफाइट का अलग जोड़ ले, इसमें कलर का अलग जोड़ ले, तो इस तरह जो वस्तु का दाम है वो दोबारा गिना जा रहा है, दोबारा कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है ना। एक तो पहले अलग अलग कैलकुलेट कर लिया, बाद में एक ही इकट्ठा जो दाम प्राइस निकला उसको हम लोग उसमें जोड़ लिए। तो ऐसा नहीं होता है, अंतिम रूप से वस्तु मान लीजिए बन के तैयार हो गया, वस्तु जाएगा लोगों के पास बिकने, तब इसका मूल्य जुड़ाएगा राष्ट्रीय आय में। बात समझे कि नहीं। तो वही कह रहे हैं कि जो वस्तु का उपयोग होता है वो मतलब वस्तु का जो मूल्य का जो योग होता है वो अंतिम रूप से जो वस्तु तैयार हो गया रहता है उसका होता है, ठीक है ना। अगला बात समझिएगा, एक एक करके चीज़ों को समझते चलेंगे। कह रहा है क्या कि राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए हमें तीन चीज़ों को जानना जरूरी होता है। कह रहा है क्या, राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए, यानी राष्ट्रीय आय को मतलब उसका कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें सकल घरेलू उत्पाद निकालना पड़ता है, बात समझे कि नहीं, फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए जीडीपी में से क्या करेंगे, जीडीपी जो होता है ना, इसमें विदेश के भी और अपनी देश के भी, ठीक है ना, सब का जो होता है ना, यहाँ पर जितने भी वस्तु बनाया रहेगा सब का मूल्य जोड़ा रहता है, किसमें, सकल घरेलू उत्पाद में। जैसे मान लीजिए अपने देश में अपने देश की भी कंपनी काम कर रही है, दूसरे देश की भी कंपनी यहाँ पर सामान बना रही है। जैसे देखिए कोको कोला हमारे यहाँ का नहीं है, ठीक है ना, फोर्ड तब से चला गया, किया जो अथी है कार है वो हम लोगों के यहाँ का नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो हमारे देश के नहीं है, दूसरे देश का है, हमारे देश में सामान बेचती है। तो सकल घरेलू उत्पाद में हम उन सभी चीज़ों को जोड़ लेते हैं, जबकि राष्ट्रीय उत्पाद में हम उन चीज़ों को घटा लेते हैं। जो विदेश का जो कंपनी होता है, जो उसका हम जोड़े रहते हैं अपने जीडीपी में, उसको घटा लेते हैं। हमारे देश का जो कंपनी दूसरे देश में जाकर काम कर रही होती है उसको जब जोड़ लेते हैं तब राष्ट्रीय उत्पाद निकलता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय का मतलब ही समझ गया, जो अपने राष्ट्र के लोगों के द्वारा उत्पन्न किया गया हो, ठीक है ना। और जब उसमें से व्यय घटा लेते हैं, खर्च वगैरह घटा लेते हैं, आपको बताया ना उधर घिसावट वगैरह जब घटा लेते हैं तब शुद्ध निकल जाता है, बात समझ नहीं। और वही जो होता है हमारा राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय जो होता है वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। और इसी में हम क्या करते हैं, जनसंख्या से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल बवाल। अब अगला समझिएगा, अगला क्या कर रहा है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। कह रहा है किसी भी राष्ट्र के घरेलू सीमा के भीतर, यानी अपने देश की जो सीमा है, अपना जो बाउंड्री है, ठीक है ना, अपना देश का जो सीमा, भारत का मैप देखे ना, यानी टोटल उसी सीमा के अंदर अपने देश की कंपनी चाहे विदेश की कंपनी जो भी वस्तु बना रही है, ठीक है ना, उसका जो मूल्य होगा उन सभी को जब जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद निकल जाएगा। तो वही बात कर रहा है, वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यहाँ पर अंतिम मौद्रिक का मतलब हो गया कि जो सामान रेडी हो गया, एकदम फिनिश हो गया, तैयार हो गया, उसका मूल्य जोड़ेंगे। नहीं कि कहीं जैसे मान लीजिए बिस्कुट बनता है तो आटा कहीं और, चीनी कहीं और से खरीदेंगे तो सबका रेट जोड़ेंगे, फिर बाद में बिस्कुटों का रेट जोड़ लेंगे तो दोबारा गिनती हो जाएगा। नहीं, लास्ट में जब बिस्किट बन के तैयार हो गया तब उसका हम प्राइस जोड़ेंगे जीडीपी में। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगला कह रहा है क्या, सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करती है। देखिए सकल घरेलू उत्पाद है ना, ये देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन सोचिए इस सकल घरेलू उत्पाद में केवल इसमें हमारे देश का कंपनी का
मूल्य जोड़ा हुआ है कि विदेशों का भी, विदेश का भी जोड़ा हुआ है। लेकिन विदेश का तो अपना पैसा थोड़े हो जाएगा, दूसरा का धन देख के अपन थोड़े कहने लग जाएंगे, ठीक है ना, अपन थोड़े मान लेंगे, नहीं, वो कभी ना कभी तो यहाँ से निकाल करके चल जाएगा अपने देश में। इसीलिए सकल घरेलू उत्पाद देखने में तो बड़ा लगता है, लेकिन वास्तविक में जो होता है ना, वो ओरिजिनल अपने देश का नहीं होता, वो विदेश का भी उसमें होता है, ठीक है ना, क्लियर होता है। अगर सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का वास्तविक आकार को प्रदर्शित नहीं करता है। सिंपल बात है, मान लीजिए इसमें डाटा ओरिजिनल तो मिलता नहीं है, इसमें क्या देखने को मिलता है कि विदेश का भी आय इसमें जोड़ा हुआ है, तो वास्तविक रूप से देश कितना बड़ा है ये पता चलेगा। ये जो है सकल घरेलू उत्पाद से पता ही नहीं चलेगा, देखने में लगेगा बहुत बड़ा है, जबकि विदेश का भी चीज़ इसमें शामिल होता है। दूसरा देखिएगा, करेक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशियों के द्वारा उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं को भी शामिल किया गया रहता है। सकल घरेलू उत्पाद में विदेशियों के द्वारा तथा मतलब विदेशियों के द्वारा वस्तु एवं सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसका भी मूल्य जोड़ा रहता है। हम आपको पहले भी बता दिए ना कि अपने देश प्लस विदेश सबको मिला करके होता है सकल घरेलू उत्पाद। जब भी देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, करेगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, सकल घरेलू उत्पाद में, ठीक है ना, जब देशवासियों द्वारा विदेश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों को जोड़ दिया जाता है तथा विदेशियों के द्वारा अपने देश में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के मूल्य को घटा लिया जाता है, तो हमें सकल घरेलू उत्पाद होता है। अभी जस्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकल जाता है। अभी आपको जस्ट बताया कि सकल घरेलू उत्पाद में अपना देश का प्लस विदेश का दोनों होता है, लेकिन सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या होता है कि अपना देश का जो जीडीपी है ना, उसमें तो विदेश का भी शामिल है, तो विदेश वाला घटा देंगे। अपना देश का कंपनी दूसरे देश में जाकर जो काम कर रहा है वहाँ से क्या करेंगे, वहाँ से क्या करेंगे, ले आएंगे, अपना जोड़ देंगे, तो वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम बिल्कुल बवाल। अब अगला चलिए देखिए क्या कह रहा है, करेगा, जैसे समझिए आप, करेगा जीडीपी, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर क्या होता है, जीडीपी माइनस एक्स, जीडीपी प्लस एक्स, प्लस एक्स का मतलब हो गया देशवासियों द्वारा अर्जित आय, ठीक है ना, जो देश में अपना अर्जित किया जाएगा धन उसको। एम का मतलब हो गया विदेशियों के द्वारा अपने देश में जो अर्जित धन होता है, यानी विदेशी जो है अपने देश में जितना कमाए, जितना सामान का उत्पादन किए वो हो गया। तो यानी जीडीपी में से अपने देश का विदेश में जो हो रहा है उसको जोड़ लेंगे, लिया लेंगे, अपने देश में जो विदेशियों ने किया है उसको घटा देंगे, भगा देंगे, ठीक है ना, तब जीएनपी निकलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, करेगा कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो ये सकल जीएनपी निकला, अब जीएनपी में क्या होता है, कच्चे मालों की कीमत, पूंजी की घिसावट आदि को घटा लेने से जो शेष प्राप्त होता है उसे हम राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। मान लीजिए कि घिसावट यहाँ पर बोले ना कि जो दाम कम होता है, खराबी होता है, वो सब जब हम क्या करते हैं जीएनपी में से घटा लेते हैं तो क्या हो जाता है, हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। जैसे देखिए एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में जीएनपी जो होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, उसमें से घिसावट यानी जो खराबी हुआ रहेगा, कम दाम घटा हुआ रहेगा, उस सभी को घटा लेंगे, ठीक है ना, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एनएनपी निकल जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण जो है ना, खूब ध्यान से दीजिए, कुछ महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपका संक्षिप्त रूप दिया हुआ, उसी का फुल फॉर्म दिया हुआ है, उसको याद कर लीजिएगा। जैसे देखिए जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी में से, बात समझे कि नहीं, हम क्या करेंगे, जब हम डेप्रिसिएशन यानी घिसावट को घटा लेंगे तो नेट निकल जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और वही डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से अपने देश का जोड़ लेंगे, विदेशों में जो किया गया अपने देश के लोगों के द्वारा उसको ले आकर जोड़ लेंगे, अपने देश में जो विदेशियों ने धन अर्जित किया है उसको घटा लेंगे, तो क्या निकल जाएगा, जीएनपी निकल जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और उसमें से जब हम घिसावट को घटा लेंगे तो एनएनपी निकल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है ना, वो नेशनल इनकम होता है, यानी एनआई होता है, नेशनल इनकम। दूसरा नेशनल इनकम में हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय देश की जनसंख्या से भागा दे देंगे तो पीसीआई निकल जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम यानी इसका जो है मतलब नेशनल इनकम का यानी पर कैपिटा इनकम का जो है, जब नेशनल इनकम जो करेगा वही पर कैपिटा भी करेगा, ठीक है। तो नेशनल इनकम का आकलन कौन करता है, कैलकुलेशन कौन करता है, डाटा को कौन एकत्रित करता है, तो सीएसओ, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। 1951 में इसका स्थापना हुआ, 54 से काम करना शुरू कर दिया। दूसरा सीएसओ को हेल्प कौन करता है, राष्ट्रीय आय के
आकलन को इकट्ठा करने के लिए, आंकड़ा को इकट्ठा करने के लिए, तो NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगला नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये सब कर देता है। उसके बाद HDI निकाला जाता है कि कौन सा देश क्या होता है, कितना डेवलप है, ठीक है ना, तो इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। उसी को रिपोर्ट भी कहा जाता है जब पूरे विश्व में पब्लिश किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है ना। इसके देखा देखी अपने देश में भी राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट निकाला गया, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है ना। तो ये 2002 में नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब लिया गया था, 2002 में। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। इतना तक क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब अगला जो है ना, भारत की राष्ट्रीय आय एवं ऐतिहासिक परिवेश को देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय आय और उसका इतिहास देखेंगे, कैसे भारत का राष्ट्रीय आय धीरे धीरे बढ़ा, शुरू में कितना था, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो आई होप कि आज का ये वीडियो जो है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को पास शेयर कीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बवाल मचाते हुए। इस नोट्स को लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। और भाई साहब आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, हेल्प कीजिए, थोड़ा सा चैनल और बढ़े आगे, ठीक है ना। मदद ज़रूरी है आप लोगों का, नहीं आप लोग ऐसा कीजिएगा तो फिर ये चैनल नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एकदम अगले टॉपिक को बवाल मचाते हुए, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।